गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है यूरोप महाद्वीप के दूसरे पार्ट को देखने चल रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने इसके जो है जलीय क्षेत्र को प्रमुख रूप से देखा है, और अब हम लोग देखने चलते हैं इसके जो है भूमिगत क्षेत्र को। और वहाँ पर हम लोग प्रायद्वीप, नदी पठार, झील इत्यादि इन सबको देखेंगे। तो उनमें से हम लोग एक जो महत्वपूर्ण बिंदु को देखने चल रहे हैं वो है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये ये जो नॉर्वे कंट्री है, ये है स्वीडन कंट्री और यह फिनलैंड कंट्री। अगर हम इस पेनिनसुला की बात करें यानी प्रायद्वीप, तो इस पर प्रमुख रूप से जो है नॉर्वे और स्वीडन का अधिकार है। लेकिन ये फिनलैंड जो है, फिनलैंड का जो आप ये उत्तर पश्चिमी भाग देख रहे हैं, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे, यहाँ नॉर्वे नॉर्वे जिसकी राजधानी आप ओस्लो देख रहे हैं, यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद जो है स्वीडन आप देखेंगे, जिसकी राजधानी ये है, इसके पूर्वी तट पर स्थित है। यानी जो आपने देखा था एक गल्फ ऑफ बोथनिया, उसी के समीप स्थित है। और ये है जो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। और ये आप हम लोगों ने पहले भी देखा है हेलसिंकी, जो कि राजधानी है फिनलैंड की। तो इन तीनों को यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ फिनलैंड एंड कंप्लीट पार्ट ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन, दे कंस्टिट्यूट स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। यानी ये तीनों ही मिलकर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। यानी स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। अब यहाँ पर हम लोग एक महत्वपूर्ण पर्वत को देखेंगे, और उसका नाम है सोलन माउंटेन। दैट डिनोट्स बाउंड्री बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन। जो एक तरीके से आप जो नॉर्वे कंट्री देख रहे हैं और स्वीडन, इन दोनों के बीच स्थित है, और वो नॉर्वे और स्वीडन के बीच। दैट क्रिएट्स नेचुरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्माण करता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक। यहीं पर जो है सोलन माउंटेन स्थित है। सोलन माउंटेन्स स्थित है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस mountain is another is that is it is a major reservoir of iron ore। यानी ये जो पर्वत है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लौह अयस्क का जो है महत्वपूर्ण भंडार है। और यही वजह है कि आप अगर स्वीडन के
उत्तर में देखेंगे तो आपको एक प्लेस मिलेगा। द नेम ऑफ दैट प्लेस इज किरुना। और किरुना आयरन और प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर विकसित हुआ है, यानी लौह अयस्क उत्पादन केंद्र के तौर पर वो विकसित हुआ है। यहाँ पर किरुना है, किरुना, इसे मिटा देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये किरुना है, और ये लौह अयस्क उत्पादन केंद्र के तौर पर विकसित हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, when we talk about the फिनो-स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यानी जब हम लोग फिनो-स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे तो इस टर्म के अंतर्गत फिनलैंड को भी सम्मिलित करते हैं। और ये फिनलैंड आप देख रहे हैं, इसमें यानी नॉर्वे, स्वीडन और अगर फिनलैंड तीनों को लिया जाएगा देन दैट इज कॉल्ड फिनो-स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फिनो-स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, प्लस फिनलैंड आते हैं। ये नहीं रहेगा यहाँ पर स्वीडन। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने काफी सुना होगा नोकिया कंपनी के बारे में। दैट इज इम्पोर्टेंट कंपनी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कंपनी है। उसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आपको फिनलैंड में ही मिलेगा। एक जनरल नॉलेज की बात है। और वो आप देखेंगे तो जो ये हेलसिंकी कैपिटल है फिनलैंड की, उसके नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एंड नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नोकिया इज एस्पू। ये यहाँ पर एस्पू, this is the headquarters of Nokia. And now we are going to talk about सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग की अगर हम जब बात करेंगे तो उसकी लोकेशन पहले देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे लिए उसके बारे में जानना और समझना दोनों ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये जो जलीय क्षेत्र है, इसे गल्फ ऑफ
फिनलैंड के नाम से जानते हैं। फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। और इसी गल्फ ऑफ फिनलैंड के ईस्ट में आपको सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पर स्थित है, इस प्लेस पर, यानी सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह है। और the importance of this port is that this lies in the northwest part of Russia, and it is the biggest port of northwestern part in Russia, and also this is uh, marine capital of Russia। यानी जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो न केवल जो है उत्तर पश्चिम रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बल्कि ये जो है रसिया की समुद्री राजधानी के तौर पर भी विकसित हुआ है। तो यानी मरीन कैपिटल, marine capital, and plus biggest port of northwestern Russia, and the name Saint Petersburg is taken from पीटर द ग्रेट। पीटर द ग्रेट के नाम पर ही इसका नामकरण जो है सेंट पीटर्सबर्ग किया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं आगे आप लोग देखेंगे बाल्टिक नेशंस के बारे में, यानी वे राष्ट्र जो बाल्टिक सागर से अपनी समुद्री सीमा को साझा करते हैं, इसी वजह से उनको जो है बाल्टिक नेशंस के तौर पर जाना जाता है। और वे 3 प्रमुख राष्ट्र हैं, जिनमें ये वाला है, इसका नाम है एस्टोनिया। और एस्टोनिया की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो उसका नाम है तल्लीन, जो यहाँ पर स्थित है, ये वाली, यानी Tallinn, this is the capital of Estonia, and it is also part of Baltic nations. And second is Latvia, and this one is Riga, that is capital of Latvia, and this one is also part of Baltic nations. This is Riga, that is country of Latvia. And this is Estonia,
and this one is Tallinn. और एक और जो महत्वपूर्ण देश है इस बाल्टिक नेशंस में वो है लिथुआनिया। ये यहाँ पर ये इसकी राजधानी है और जिसका नाम है विलनियस, विलनियस, ये वाला। विलनियस, ये राजधानी है लिथुआनिया की। और ये तीनों ही जो है बाल्टिक नेशंस के पार्ट हैं। आप देख रहे हैं तीनों की सीमाएं जो है बाल्टिक सागर जो है उससे लगी हुई हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नहर की जिसका नाम है कील रिवर। और कील रिवर की खासियत ये है कि उसके दोनों ही छोर पर यानी पूर्व और पश्चिम में, पहले तो लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है कील रिवर। और इसे हमने पहले बताया कि उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी है और ये है बाल्टिक सागर। तो कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर दोनों के मध्य व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो कि जर्मनी में स्थित है। ये आप देख रहे हैं जर्मनी, और जिसकी राजधानी ये आप देख रहे हैं ये है बर्लिन। और ये हमने बताया अभी कि दिस इज अ कैनाल दैट इज नेम्ड कील। ये यहाँ पर लिख देते हैं कील नहर। और इसके वेस्ट में, यानी अगर इसके इस वाले पार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा और उसका नाम है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग पोर्ट है। और अगर आप इसके ईस्टर्न पार्ट पर बात करेंगे, इस वाले बाल्टिक नेशन वाले पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कील पोर्ट। और ये दोनों ही जर्मनी के लिए काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सो दिस इज कील कैनाल, एंड in the eastern part of Kiel Canal, Kiel Port is located, and in the western part of Kiel Canal, Hamburg Port is located. Both come under Germany country, and they are most important ports of Germany. और आगे हम लोग देखेंगे जटलैंड प्रायद्वीप के बारे में। इट मीन्स जटलैंड पेनिनसुला। And first we are going to see about the location of Jutland Peninsula that lies between Baltic Nation and North Sea, जो कि बाल्टिक और उत्तरी सागर के बीच में इसकी स्थिति है, जटलैंड प्रायद्वीप की। और उस पर जो है, ये देख रहे हैं आप, ये जटलैंड प्रायद्वीप है, और उस पर जो है जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क।
और जो डेनमार्क की राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन। तो हम लोग देखते हैं आगे। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड। और जटलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, जिसकी राजधानी आप देखेंगे यहाँ पर स्थित है। उसके पूर्व में ये जो द्वीप है ये यहाँ पर, जिसका नाम है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन आपने पर्यावरण विषय के पढ़ने के दौरान उसके करंट टॉपिक्स में आप देखे होंगे कि कोपेनहेगन का नाम जो है कई बार आया होगा। और ये काफी महत्वपूर्ण कैपिटल है, वैश्विक दृष्टि से भी न्यूज में रहता है, और जो कि डेनमार्क की राजधानी है। So we have discussed about Jutland Peninsula. Denmark is located at that peninsula. और अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो उनमें आप देखेंगे कि आप जो लाटविया और लिथुआनिया कंट्री आप देख रहे थे, उसके बीच में आपको एक गल्फ मिलेगी। और लाटविया की राजधानी का नाम जैसा कि आप जानते हैं कि रीगा है, और उसी के नाम से मिलती जुलती एक गल्फ है। और वो यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर स्थित है। ये वाला पार्ट यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं, गल्फ ऑफ रीगा, यानी रीगा की खाड़ी। एंड दैट इज सिचुएटेड बिटवीन एस्टोनिया एंड लाटविया। Both countries share border with Gulf of Riga. And now we are going to talk about Kaliningrad, that is in occupation of Russia. आप देखेंगे कि उसकी मुख्य भूमि से काफी दूर स्थित है ये वाला पार्ट, जिसे हम लोग कालिनिनग्राद के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट कालिनिनग्राद। कालिनिनग्राद के नाम से जानते हैं, जिस पर रूस का अधिकार है। और यही वजह है कि आप देखेंगे लिथुआनिया को अगर देखेंगे तो रसिया की मुख्य भूमि से जो है सीमा साझा नहीं करता है डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि जो है जो ये आप देख रहे हैं कालिनिनग्राद, जिस पर रसिया का अधिकार है,
तो उससे आप देखेंगे कि इसकी सीमा लगी हुई है। ऐसे में ये सारे ही कंट्री एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया रशिया से सीमा साझा करते हैं। If you directly see about Lithuania, then Lithuania is showing that it doesn't share border with Russia, but it is affiliated with Kaliningrad. So we can easily understand that Lithuania also shares border with Russia. आगे हम लोग देखते हैं डॉगर बैंक के संदर्भ में। और डॉगर बैंक की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज लोकेटेड 100 near about 100 kilometers east of England in North Sea। यानी ये जो इंग्लैंड आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पर ये पूर्व में आप देखेंगे तो करीब 100 किलोमीटर पूर्व में आपको जो है डॉगर बैंक मिलेगा। डॉगर बैंक बेसिकली इट इज ए सैंड बैंक, एक सैंड बैंक है। और इसकी खासियत ये है कि इट इज फेमस फॉर फिशिंग, इट मीन्स फिश प्रोडक्शन एंड also for mineral oil production and major reserve of mineral oil। So डॉगर बैंक जो आप देख रहे हैं वो जो है इंग्लैंड के पूर्व में स्थित है। और यहाँ पर हमें बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो खनिज तेल का भंडार और उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। डॉगर बैंक डॉगर बैंक मत्स्य उत्पादन प्लस खनिज तेल भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। So we can say that Dogger Bank has profuse mineral oil reserves, यानी विपुल मात्रा में डॉगर बैंक के पास खनिज तेल का भंडार है। आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में। और वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। दिस वन इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, इसे नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये वाला पार्ट
नॉर्दर्न आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड। और इस पार्ट को आप देखेंगे तो इसे इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड। और इसके उत्तर में आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट को, इसे जो है स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड। और ये वेस्ट वाला पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट, तो इसे वेल्स के नाम से जाना जाता है। Now we are going to see that which regions constitute part of Great Britain and also part of United Kingdom। यानी इनमें से वे कौन से क्षेत्र हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित हैं, और वे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें सम्मिलित करके यूनाइटेड किंगडम का नामकरण किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो ये इंग्लैंड है, जिसकी कैपिटल आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे लंदन के नाम से जाना जाता है। लंदन। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी ग्रेट ब्रिटेन का जो स्वरूप है उसमें उसको स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों को मिला करके पूरा किया जाता है। और अगर आप बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इस ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड यानी उत्तरी जो आयरलैंड है, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम कंस्टिट्यूट्स नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन। और अब आगे हम लोग देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये एक देश है और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है लक्सेमबर्ग सिटी। लक्सेमबर्ग सिटी इज द कैपिटल ऑफ लक्सेमबर्ग कंट्री एंड दिस इज लैंडलॉक्ड कंट्री। और ये जो है भू आबद्ध देश है। लैंडलॉक्ड या भू आबद्ध उन देशों को कहा जाता है जिनकी सीमाएं सागर या महासागरों से स्पर्श नहीं करती हैं। तो ये है लक्सेमबर्ग सिटी, जो कि राजधानी है लक्सेमबर्ग की। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक कंट्री मिलेगा, उसका नाम है ब्रुसेल्स। और वो ब्रुसेल्स जो है आपको सॉरी, बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी का नाम ही है ब्रुसेल्स। और वो आपको देखेंगे यहाँ पर मिलेगी, इस वाले पार्ट पर। और ब्रुसेल्स।
जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और तीसरा एक प्रमुख बिंदु हम लोगों को देखना है, वो ये है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम आप देखेंगे तो यहाँ पर यानी बेल्जियम की जो है उत्तर पूर्व में ही आप देखेंगे कंट्री है जिसका नाम नीदरलैंड्स, और उसके तट पर ही आप देखेंगे तो उसकी राजधानी आपको यहाँ पर मिलेगी और उसका नाम है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम सॉरी एम्स्टर्डम। और इन तीनों की विशेषता ये है कि यानी इन तीनों देशों की कि इन्हें लोलैंड कंट्री के नाम से जाना जाता है। यानी इनकी जो भूमि है वो समुद्री जल स्तर से, यानी यूरोप महाद्वीप में समुद्री जल स्तर में से अगर तुलना करके आप देखेंगे तो काफी कम ऊंचाई पर स्थित है। सो लग्जमबर्ग and Belgium and Netherlands, they constitute lowland country in Europe continent because they have height of its lands, height of their lands far below sea level। और एक चीज और हम लोगों को जो देखना है उसे आप देखेंगे जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं, और वो ये है कि जो लग्जमबर्ग सिटी है दैट इज वन ऑफ द ऑफिशियल कैपिटल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यानी लग्जमबर्ग जो सिटी है वो यूरोपियन जो यूनियन है इंस्टीट्यूशन, उसकी जो चार जो आप कह सकते हैं जो ऑफिशियल राजधानियां हैं उनमें से एक है। और एक और चीज, यूरोपियन यूनियन की जो सीट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी उसका जो न्यायालय है उसकी बेंच आपको यहाँ पर मिलेगी लग्जमबर्ग सिटी में। इट मीन्स seat of the Court of Justice of European Union is located in the capital of Luxembourg, that is Luxembourg City. Seat of the Court of Justice. Seat of the Court of Justice of European Union। यानी इसके जो न्यायालय की जो बेंच आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अब आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में। एंड स्पेन एंड पुर्तगाल बोथ आर एट आइबेरियन पेनिनसुला। एंड यानी स्पेन और पुर्तगाल जो हम लोगों को देखना है, ये है पुर्तगाल और यह है स्पेन, दोनों ही
ये आप देख रहे हैं पूरा एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो कि 3 तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो इसे आइबेरियन प्रायद्वीप का नाम देते हैं इसे, यानी आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप का नाम देते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल दोनों का अधिकार है। अब आगे हम लोग देखते हैं गल्फ ऑफ कैडिस के बारे में, और उसकी जो लोकेशन है वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी साउथ ईस्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ कैडिस इज सिचुएटेड। ये वाला पार्ट ये यहाँ पर, इसे गल्फ ऑफ कैडिस के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ कैडिस, कैडिस की खाड़ी, कैडिस की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये एज पर द यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन, इट इज टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, यानी ये भूकंप की दृष्टि से आप देखेंगे, यानी प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत आप देखेंगे भूकंप की दृष्टि से, तो ये जो है एक सक्रिय क्षेत्र है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें इसके बारे में, यूराल माउंटेन के बारे में। और उसमें आप देखेंगे कि जो यूराल माउंटेन है, दैट क्रिएट्स बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट कन्वेंशनली, यानी पारंपरिक रूप से यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच यूराल माउंटेन जो है, यूराल पर्वत, आप देखेंगे प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है। और इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट पार्ट ऑफ रशिया, जो कि आप देख रहे हैं कि रूस के पश्चिमी भाग में स्थित है। दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ एंड इन साउथ टू द यूराल रिवर। हियर इज यूराल रिवर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये नदी मिलेगी ऐसे करके, वो आकर के यहाँ पर कैस्पियन सागर में गिरती है, जिसे यूराल रिवर के नाम से जानते हैं, यानी यूराल नदी। और आगे जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, उसमें 3 महत्वपूर्ण देश हैं। हालांकि उसे हमें जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन इसे हम लोग जो है नटसेल में, वी आर गोइंग टू सी इन नटसेल मैनर, यानी संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे
ये है जॉर्जिया, और इसकी जो ये राजधानी है जो आप देख रहे हैं, उसकी राजधानी का नाम है इब्लिस, ये वाला पार्ट। इब्लिस is capital of Georgia. Sorry. Georgia. And next one is in the east of Georgia. This is Azerbaijan. And capital of Azerbaijan is Baku. This one is Baku. And it is capital of Azerbaijan. अजरबैजान कंट्री की जो है राजधानी है। And when you see in the south of Georgia, then you will see one country, that is Armenia. And Yerevan is capital of Armenia. This one is capital of Armenia. Yerevan. आर्मेनिया की राजधानी है। और दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु जो छूट रहे हैं हम लोगों से, उसको कवर कर लेते हैं। और वो ये है कि जो आप ये डेनमार्क देख रहे हैं और जो ये नॉर्वे और स्वीडन है, इन तीनों को ही मिला करके हम लोग जो नामकरण करते हैं उसका नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इट मीन्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज Scandinavian countries constitute Norway, Sweden, and Denmark. Scandinavian countries. Scandinavian countries. उसके अंदर आप नॉर्वे, और सेकेंड is this one, Sweden, and third is Denmark. This one. They come under Scandinavian countries. और अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करेंगे तो 5 देश उसके अंतर्गत आएंगे। और नॉर्डिक कंट्रीज में आप देखेंगे कि इन तीनों को तो शामिल करेंगे ही, साथ में फिनलैंड, और ये जो आप देख रहे हैं आइसलैंड है, और इसकी एक कैपिटल है जिसका नाम है रिकजैविक। रिकजैविक जो है आइसलैंड की राजधानी है। और इस तरह से ये पांचों देश मिल करके नॉर्डिक कंट्रीज
का निर्माण करते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक देश, जिनमें आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड, ये सारे कंट्रीज जो आते हैं। सो नॉर्डिक कंट्रीज includes Scandinavian countries and plus Finland and Iceland. And if we talk about the Nordic term, this Nordic term that comes from northern, यानी अगर नॉर्डिक टर्म की बात करेंगे तो जो है नॉर्डर्न से आया हुआ है, और मीनिंग ऑफ नॉर्डर्न इज नॉर्दर्न आइलैंड्स, नॉर्दर्न डीप। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न आइलैंड्स, नॉर्दर्न यानी उत्तरी द्वीप को जो है नॉर्डर्न कहा जाता है, और उसी से जो है ये टर्म निकला है नॉर्डिक। और इस नॉर्डिक कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं, यानी dwellers of Nordic countries are called Narbdo. 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 These are dwellers of Nordic countries. Dwellers of Nordic countries, यानी नॉर्डिक कंट्रीज के जो रहवासी हैं उन्हें नॉर्बडो का नामकरण भी किया जाता है उनके लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखा इस यूरोप महाद्वीप से जुड़े हुए। आने वाले समय में और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, so that we can reach maximum audiences, ताकि हम जो है अपनी अधिकतम पहुंच को बढ़ा सकें लोगों तक। थैंक यू सो मच।